अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आज फैसला कुन दिन था, जो नतीजा खेज रहा बताया यह जा रहा है। और IMF और पाकिस्तान के दरमियान ज़राए ये बता रहे हैं कि मामला तय पा चुके हैं, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने भी मुआहदे की मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे की मंजूरी के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का जो ड्राफ्ट है वो शेयर हो चुका है। अब अगला मरहला, जिस तरह मैंने बताया, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, जिसका ऐलान शायद कुछ ही देर में कर दिया जाएगा, हमें बताया ये जा रहा है। उसके बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए $1.1 बिलियन की रकम जारी कर दी जाएगी। लेकिन IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो इसकी मंजूरी देगा। और उसके बाद चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी पाकिस्तान को $4 अरब मिलने की उम्मीद है। तो उम्मीद यह की जा रही है कि चंद महीनों के लिए सही, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के खतरे से बच चुका है। इस वक्त PM हाउस में क्या हो रहा है, हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट सनाउल्लाह वहां पर मौजूद हैं। सनाउल्लाह, बताया जा रहा है कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्सपेक्टेड है, और ये जो जराए से खबरें चल रही हैं कि शायद स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है, आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए, स्टाफ लेवल जो IMF के मुज़ाकरात होते हैं, खासकर जब रिव्यू होता है तो उसमें आखिरी दिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही होता है, क्योंकि ये एक इनका स्टाफ लेवल मिशन होता है जो आके यहाँ बातचीत करता है जी। लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है कि आया कि वो प्रायर एक्शन उसके लिए जरूरी है या प्रायर एक्शन जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पहले जरूरी है। तो ये दो चीजें हैं जिनको अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की है। लेकिन ये बात जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने आज ब्रीफ कर दिया है। वर्चुअल ये मीटिंग हुई है क्योंकि वजीर आजम लाहौर में है, और वर्चुअल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि गो हेड लेना जरूरी होता है, काफी सारे एक्शन लेने हैं आगे आने वाले दिनों में। हुकूमत पाकिस्तान ने जो IMF के साथ मामला तय किए तो वो गो हेड प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया है। और अब उस पर यकीनन अब ये है कि क्योंकि मुश्किलात काफी थी, 3-4 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें काफी रुकावटें थी। एक फिजिकल गैप था, एक एनर्जी सेक्टर था, उसमें सर्कुलर डेट है और उसमें भी IMF कहता था कि 950 या 1000 अरब तक का गैप है और सब्सिडीज है वो विड्रॉ करे। इसी तरह एक फाइनेंसिंग है जो आपकी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, उस पर 30 जून तक गैप $5 बिलियन का था। और IMF चाहता था कि जो कमिटमेंट है, जो आपके दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, UAE है, सऊदी अरब है या कतर है, उनसे कमिटमेंट दी जाए, उनसे बात कराई जाए। तो यकीनन उनसे कोई कमिटमेंट मिली है, जिसके बाद ये पेशरफ्त हुई है, क्योंकि काफी रुकावट थी। आज शाम तक ये मामला तय नहीं हो रहे थे, अब अचानक ये तमाम चीजें तय हुई हैं। तो मामला तय है और इस मामला में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास होना है वो मार्च में होना है। उससे पहले हुकूमत पाकिस्तान को बिजली गैस की कीमतें बढ़ाना होगी। इसके साथ आपको जो टैक्सेशन के मैयर हैं वो लेने पड़ेंगे, आपको PSDP में कट लगाना पड़ेगा। तो पेनफुल होगी काफी चीजें जो लोगों को देखनी पड़ेंगी। इसके साथ कुछ रिलीफ भी, जो गैप थे उसमें हुकूमत पाकिस्तान कुछ रिलीफ लेने में भी कामयाब हुई है। बिजली पर 200 से 300 यूनिट के जो सार्फिन है उनको सब्सिडी शायद ना छेड़ी जाए, लेकिन जो इससे ऊपर लोग हैं उन पर बिजली का बोझ पड़ेगा, बल्कि ज्यादा पड़ेगा। इसी तरह गैस में भी जो छोटे सार्फिन है उनके लिए कुछ रिलीफ मिलेगी। बलोचिस्तान के जो जरी ट्यूबवेल है उन पर एक सब्सिडी है, उस पर भी IMF मान गया है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में IMF से गो हेड लिया है, उनसे रिलीफ लिया है। लेकिन मोस्टली चीजें ऐसी हैं जिसमें इनको स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स बड़ी तेजी से करने पड़ेंगे। सनाउल्लाह खान, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म हाउस से हमारे साथ इस वक्त FBR के साबिक चेयरमैन शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबर जैदी साहब, आपने सनाउल्लाह को भी सुन लिया और बाकी मामलात का भी आपको पता है। इसमें नहीं जाते कि स्टाफ लेवल साइन हो गया नहीं हो गया, उसका ऐलान थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? 30 जून के बाद तो IMF का प्रोग्राम भी हमारे पास नहीं होगा। अब तो चले ये आर्जी रिलीफ तो हमें मिल जाएगा 2-3 महीने, सर उसके बाद क्या होगा? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम में कहा था कि ये बिल्कुल क्लियर पोजीशन IMF ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दी है कि ये जो आपको अभी इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, ये इस प्रोग्राम की आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं है, बल्कि अगले आने वाले 5 साल की पहली इंस्टॉलमेंट है। ये बात आपको कुछ दिनों में वाजे हो जाएगी, आप इसको देख लेंगे और ये बात आपके सामने आ जाएगी कि वो आपको जब इंस्टॉलमेंट रिलीज करेंगे उससे पहले वो इंश्योर करेंगे कि आप नेक्स्ट 5 ईयर के लिए IMF प्रोग्राम के अंदर जाएं। और मेरे हिसाब से वो फैसला उनका सही होगा, हमें IMF के अगले 5 साल के प्रोग्राम में जाना है। तो पहली बात तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें
कि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये अगले प्रोग्राम की पहली इंस्टॉलमेंट समझें इसको आप। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो कुछ भी अब होने वाला है ये मार्च में होगा, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग मार्च में है, और ये सारी चीजें होनी चाहिए थी नवंबर में। तो ये 3 महीने जो पाकिस्तानी कौम ने अजाब भुगता है ये सिर्फ बिला वजह का है, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी कि उनके पास क्या चॉइसेस है। तीसरी बात यह है कि जो आईएमएफ ने हमें कहा है कि वो हमारे एक सर्टेन हमारे रिजर्व को 5 बिलियन के लिए हमसे एश्योरेंस चाहते हैं कि हम अरेंज करेंगे हमारे दोस्त मुल्कों से। मेरे हिसाब से उसके ऊपर हमारे पास कोई कमिटमेंट नहीं है इस वक्त। तो वो यस पॉसिबिलिटी है कि वो हमारे पास आ जाए। तो और आखिरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट ने किसी भी बात पर मैं नहीं समझता कि उनको कन्विंस कर सके हैं। सिर्फ एक बात शायद है कि सब्सिडी गरीबों पे खत्म नहीं हो, मगर तमाम शराइत आईएमएफ की जो उनकी थी वो मानी गई हैं। और हमने बहुत जिसे कहते हैं बहुत सर झुका के मुआहिदा किया है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा बदकिस्मत मुल्क है जो आईएमएफ के प्रोग्राम होने को कामयाबी समझता है या समझ रहा है कि हमने कुछ हासिल कर लिया। ये हमारी बदकिस्मती का बिल्कुल। शबर जैदी साहब, मैं इस पे तो आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि 2-3 महीने इस हुकूमत ने ज़ाया किए, लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त तो अगर हम आईएमएफ के पास ना जाएं तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। बड़ा क्लियर कट है सर। इसकी एक बड़ी वजह जो है, देखिए इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और आगे भी मामलात, अगर 5 साल की कंसिस्टेंट पॉलिसी हमें चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, तो आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो इसकी ऑनरशिप ले। आपने एक तजवीज दी थी कि जी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट पे भी काम हो रहा है, क्या यही उसका हल है और क्या अभी भी उस एक सोच मौजूद है? जी शबर साहब, मेरी एक बात सुने। देखिए, आपने एक बात की कि डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है और आईएमएफ की जो एग्रीमेंट आज हुई है उसने किसी भी तरीके से आपको 30 जून 2023 के बाद डिफॉल्ट से दूर नहीं किया। डिफॉल्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें हर हाल में, आप मेरी बात को दोबारा गौर से सुनिएगा, हमें हर हाल में अपने फॉरेन डेट की रीशेड्यूलिंग करानी पड़ेगी, जिसको अंग्रेजी जबान में डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, उसको अंग्रेजी जबान में डिफॉल्ट कहते हैं। जब आप रीशेड्यूलिंग करते हैं तो वो डिफॉल्ट ही होता है। चले, अब जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका नाम है रिफॉर्म। ये लफ्ज अब पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट और किसी भी गवर्नमेंट के पास आज इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मार्केट और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिस्टम को चोक किया हुआ है, फॉर एग्जांपल रिटेलर्स और दुकानदार जो टैक्स नहीं देते, या अफगान ट्रांजिट ट्रेड और बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी फौज या किसी भी अदलिया के पास ये पावर नहीं है कि वो इस चीज को हैंडल कर सके। मैं ये बात बड़े वसूख से इसलिए कह सकता हूं कि मैं वो चेयरमैन एफबीआर था जिसके पास इमरान खान की सपोर्ट भी थी, जिसके पास फौज की सपोर्ट भी थी, जिसके पास और सपोर्ट भी थी। उसके बावजूद मैं ट्रेडर्स के सामने मुझे सर झुकाना पड़ा और मैं बाहर आ गया। तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि कोई आने वाला पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन पाकिस्तान की भलाई या पाकिस्तान को डिफॉल्ट से निकाल सकेगा। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। जो भी गवर्नमेंट 23 का इलेक्शन जीत के आएगी उसकी मैक्सिमम टेन्योर 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है। अच्छा शबर साहब, आपको ट्रेडर्स के सामने झुकना पड़ा और कुछ तफसीलात हमारे पास भी हैं। 1-2 ट्रेडर्स को आपने बुलाकर कहा कि जी ये तफसीलात हैं, आप टैक्स पूरा नहीं दे रहे। वो गए और एक फेडरल मिनिस्टर को भिजवाया कि जी इन्होंने पूरा इंतखाबात का खर्चा उठाया है, तो उनको आपको छोड़ना पड़ा। वो आप शिकायत लेके इमरान खान साहब के पास गए तो इमरान खान साहब ने कहा मिट्टी पाओ। एम आई राइट? देखिए, ये बात एक हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते हैं। पहली बात आपकी ठीक है, मगर इमरान खान साहब ने मुझे रेडर्स के सामने खड़े होने के लिए हिम्मत नहीं दी और हमारे इदारों ने भी मुझे वो मदद नहीं दी। मैं उनके साथ एक पोजीशन स्ट्रांग लेना चाहता था और हमारे इदारे एक पीसफुल पोजीशन चाहते थे
एक बदमाश के साथ पीसफुल पोजीशन नहीं हो सकती। यहाँ पर आकर वो हमारा डेडलॉक हुआ और मैं वहां से बाहर आ गया। और दूसरा मेरा डेडलॉक उस वक्त हुआ जब हमारे अफसरान ने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। तो ये वो चीजें हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे मेरा डिस्प्यूट हुआ, मेरा डिस्प्यूट उनके साथ स्मगलिंग पे हुआ। तो ये वो चीजें हैं। मगर मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि कोई गवर्नमेंट आने के बाद शराफत से या एक तरीके से इतनी ताकत रखती है कि वो इन सबको जो बदमाश है, ये तिरंगे जो पाकिस्तान में फिर रहे, नॉन डॉक्यूमेंटेशन वाले फिर रहे, इनको कंट्रोल कर सकेगी, तो वो गलतफहमी में है। वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझती। तो शब्बर साहब, इसका मतलब मेरी खबर दुरुस्त थी, फिर खबर ठीक थी मेरी? नहीं, खबर देखिए, मेरी एक बात अच्छा, आपने जो सवाल मुझे किया था केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो पोजीशन आज भी जो मैंने बात की थी, मैं आज भी उस पर कायम हूं। और जिस वक्त भी ये चीजें ये जरा बर्फ पिघलने दें, कुछ चीजें सेटल होने दें, आप देखेंगे कि ये लोग खुद ही कहेंगे कि हमें इक़्तिदार नहीं चाहिए, और वो कहेंगे कि आप हमें इक़्तिदार को से पहले एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट लाएं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो पाकिस्तान में मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑटोक्रेटिक तरीके के साथ टैक्सेशन सिस्टम को सही कर सके। ऑटोक्रेटिक कह रहा हूं मैं, ऑटोक्रेटिक का मतलब मैं समझा देता हूं, उसको करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप कुछ भी कर लें, IMF कर लें, कुछ भी कर लें, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। ठीक है, चले शब्बर जैदी साहब सनाउल्लाह के साथ PM हाउस से मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी और आसमा शिराजी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। मैं बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ कि तमाम तर गुफ्तगू जो हो रही है, चाहे वो गवर्नर साहिबान कर रहे हैं या इवन हमारी पार्टी के वज़रा मीडिया से जो गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक काबीना में इंतखाबात की ताख़ीर की कोई तजवीज़ तक नहीं आई, उस पर 1 मिनट की भी कोई डिस्कशन नहीं हुई। और हमारे मुताबिक तो इंशाअल्लाह आइन के तहत इन 90 दिन में इंतखाबात होंगे, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ज़िमनी इंतखाबात की तारीख आ गई थी जिसमें आज एक रुकावट आ गई। बिल्कुल, मैं आज भी इस बात पे खड़ा हूँ कि जो आइन और कानून के तहत है उसी के मुताबिक मूव करना है, और कोई रास्ता नहीं है। गुज़श्ता कई हफ्तों से हमारे शोज में आने वाले विफाकी वुज़रा ये यकीन दिला रहे हैं कि सूबाई इलेक्शंस जो हैं पंजाब और KP के आईनी मुद्दत के मुताबिक 90 रोज के अंदर होंगे, लेकिन अभी भी ये यकीन करना मुश्किल है कि इमरान खान के मुतालबे पर हुकूमत मनोअन अमल करना चाहती है और किसी किस्म की कानूनी तोजी और माशी हालात को बुनियाद बनाकर इलेक्शन में ताखीर नहीं करना चाहती। इस मुतालिक यकीन करना इसलिए भी मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ इलेक्शन में ताखीर नहीं बल्कि यकीनी ताखीर की घंटियां बजा रहे हैं। इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियों की तहलील को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल गवर्नर्स जो हैं वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। आज ही पुख्तूनख्वा के गवर्नर ने तो ये खुलकर तजवीज़ दे दी कि सूबाई इलेक्शन को विफाकी इलेक्शन के साथ एक ही वक्त होना चाहिए। मेरी एक ये भी ख्वाहिश है कि इस इलेक्शन या उस इलेक्शन को आगे पीछे करके एक कर दिया जाए, यानी मेरी तजवीज़ है। इस तरह के मौक़िफ़ के बाद से बज़ाहिर दोनों सूबों में इस मामले पर एक कानूनी जंग छिड़ चुकी है। PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की दरख्वास्तों पर आज लाहौर हाई कोर्ट ने यह रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं और इस पर अदालती फैसले मौजूद हैं। जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि हमने ऐसा हुक्म देना है जिस पर अमल भी हो सके। पिशावर हाई कोर्ट में भी मामला ज़ेर इल्तिबा है, ऐसा हुक्म नहीं करना चाहते जिस पर अमल दरामद ही ना हो सके। फिर मामला अगर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत पर चला जाता है, जो अच्छी रिवायत नहीं, आइन से बड़ी कोई चीज नहीं। PTI की वकील बैरिस्टर अली जफर ने इस मौके पर कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को भी लिखा कि 9 अप्रैल तक इलेक्शन करवाने हैं। आज असम्बली तहलील हुए 25 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि जब गवर्नर सूबाई असम्बली तहलील करे तो उस वक्त इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि मैंने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए गवर्नर आइन और कानून के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर ने यह दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा की और कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद वक्त की इस्तदा करते हुए कहा कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, लेकिन तारीख गवर्नर ने देनी है। तहरीक इंसाफ के
वकील ने मशवरा दिया कि अगर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे सकते तो सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दे दें, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही बता दे, क्योंकि मैं तो गवर्नर को नहीं कहूंगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि अगर तारीख का ऐलान हो जाता है और इलेक्शन कमीशन इस तारीख पर इलेक्शन नहीं करा पाता तो क्या होगा? अगर 20 अरब रुपए खर्च होने के बाद भी इलेक्शन ना हो सके तो क्या होगा? जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर हुकूमत इलेक्शन के लिए बजट ही ना दे सके तो क्या होगा? अगर अदालत रुकावटों का नहीं सोचेगी तो हुक्म पर अमल दरामद भी नहीं हो सकेगा। इन मुमकिन रुकावटों की अब निशानियां भी साफ दिखने लगी हैं। गुज़श्ता रोज IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 4 से 5 माह तक सूबाई इलेक्शन के लिए पुलिस फराम करने से इनकार कर दिया था और आज GHQ ने भी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस देने से इनकार किया। GHQ की जानिब से वजारत दाखिला को मौसूल मरासले में बताया गया है कि कौमी असम्बली के 64 हल्कों और सूबों में इंतखाबात के लिए एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्दी के खदशे के बायस अंदरूनी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर और 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक डिजिटल मरदमशुमारी में मसरूफ होंगे। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कराने का दावा कैसे यकीनी होगा? इस मामले की गूंज जहां इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनाई दी। नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात के लिए हम तैयार होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाली कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान है। तहरीक इंसाफ ने पहले पार्लियामेंट छोड़ने की हिकमत अमली अपनाई, पता नहीं चला कि PTI ने फिर से क्यों पार्लियामेंट वापस आने का फैसला कर लिया। दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं कि इमरान खान के हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की उन्हें पुष्पनाई हासिल है। चीफ जस्टिस ने इंतहाई अहम रिमार्क्स देते हुए अदालत से कहा कि इससे पहले भी एक बार अपने फैसले पर अफसोस का इजहार कर चुकी है। पाकिस्तान की तारीख में एक ही वजीर आजम आए थे जो काफ़ी दयानतदार समझे जाते थे। एक दयानतदार वजीर आजम की हुकूमत 58(2)B के तहत ख़त्म की गई थी। उनका यह कहना था कि आर्टिकल 58(2)B काला कानून था। अदालत ने 1993 में भी करार दिया था कि हुकूमत गलत तरीके से भिजवाई गई, लेकिन अब इंतखाबात ही कराए जाएं। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स के पाकिस्तान में एक ही ईमानदार वजीर आजम था जो कि यकीनन जुनेजो साहब का जिक्र कर रहे थे। इमरान खान के खिलाफ भी चार्जशीट ही है, क्योंकि 58(2)B के जरिए घर भेजने वाले वजीर आजम जो थे वो मोहम्मद खान जुनेजो थे। इमरान खान से मुतालिक आज जावेद चौधरी का कॉलम भी इंतहाई तहलका खेज है, जिसमें यह इंकशाफ किया गया कि जनरल रिटायर्ड बाजवा इमरान खान को मुल्क की सलामती के लिए खतरा समझते थे, तभी उन्होंने इमरान खान की हुकूमत बचाने में मदद नहीं की। उनके ख्याल में, जनरल बाजवा के ख्याल में, जो कि ये तहरीर हुआ है आज जावेद चौधरी साहब ने, कि अगर तहरीक इंसाफ बरसरे इक्तदार रहती तो मुल्क टूट जाता। तो नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने, और मारूफ कॉलमिस्ट और तजियाकार सहाफ़ी आसमा शिराजी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, बड़ा एक सिंपल सा सवाल है। अब वैसे तो हर मामला, पार्लिमान वाला मामला और बाकी मामलात जो हैं वो अदालत में ही जाके उसका फैसला हो जाता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये जो अब 90 रोज में पंजाब और KP के इंतखाबात करवाने हैं सूबाई असम्बलियों के, अगर अदालत ये फैसला कर देती है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन हुकूमत पैसे नहीं दे रही और एहलकार भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रहे, तो अगर ऐसे में इलेक्शन अगर ना हो तो क्या ये तौहीन अदालत के जुमरे में फिर आएगा ये मामला? जी नहीं, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है आर्टिकल 254 जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एक टाइम मुकर्रर है कोई काम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, और उस टाइम के दौरान वो काम नहीं होता, तो इसके मतलब ये नहीं होता कि वो चीज इनवैलिड होगी। ये मौजूद है, तो उसके तहत तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर वो अगर जो हुकूमत अगर फर्ज किया नहीं करा सकती टाइम पे इलेक्शन, तो उस सूरत में अगर उनके पास रीजंस हैं, जस्टिफाइबल रीजंस हैं जो कि वो प्रूव कर सकते हैं, तो उस सूरत में वो इनवैलिड नहीं होगा और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक। सर, दूसरा ये भी बताएगा, ये जो कल एक मौजूद अदालत ने ये फैसला किया कि जो मुस्ताफ़ी हो गए थे PTI के अरकान
वो नोटिफाई कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, इस्तीफे मंजूर हो गए थे, उसके बाद उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया। तो क्या ये जो स्पीकर की रूलिंग है, ये हमने पहले भी देखा कि डिप्टी स्पीकर जो थे कासिम सूरी साहब, उनकी रूलिंग पर असखुद नोटिस लिया गया, लेकिन वो सरियन अलग मामला था, उसमें आइन पामाल हुआ, फैसला भी फिर वहीं आया। क्या मौजूदा हालात में स्पीकर की रूलिंग जो है इस तरह की, वो वहां चैलेंज हो सकती है? देखिए, स्पीकर की रूलिंग जो है वो बड़ी डाउटफुल है, इन सेंस के स्पीकर का शुरू से स्टैंड ये था कि चूंकि उन्होंने वो कवायद फॉलो नहीं किए थे जो कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में मौजूद हैं कि अगर कोई असेंबली से रिजाइन करता है तो उसके क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था। उस बेसिस पर स्पीकर ने कहा था कि हम उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और उसके बावजूद फिर बाद में दोबारा उन्होंने वही एक्सेप्ट कर लिया उन रेजिग्नेशन को। तो इसमें कुछ मामला कोई सही नजर नहीं आता, इसमें शायद कोई मैलाफाइड उसमें इन्वॉल्व हैं, सियासी बिना पर नहीं किया गया होगा। बासूरत पॉइंट यह है कि स्पीकर ने वो उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो सियासी बिना पे हो या ना हो, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया है। और अब जब सुप्रीम, अब तो कोर्ट के सामने मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट के पास, और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, उस प्रोविजन को, उनके एक्शन को। तो अब देखिए क्या आइंदा क्या फैसला होता है। आसमा शिराई साहब ये बताएगा कि देखिए ग्राउंड रियलिटी भी जो हमें नज़र आ रही है, हुकूमती वुज़रा से बात हो रही है, उनके इत्तेहादियों से बात हो रही है, फिर गवर्नर साहिबान के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लग रहा नहीं है कि हुकूमत जो है वो 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के मूड में है। और ये तासुर पीटीआई का बयानिया भी है, और ये तासुर जोर पकड़ रहा है कि चूंकि अवाम में उनकी मकबूलियत शायद इस वक्त इतनी नहीं है, इसलिए वो इंतखाबात से दूर भाग रहे हैं। क्या आप इससे एग्री करती हैं कि आपको भी इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे 90 रोज में? जी देखिए, जाहिर है कि ये एक ऐसा अब $1 मिलियन क्वेश्चन बन चुका है जिसका कि जवाब शायद किसी और को मालूम हो, लेकिन जो मुख्तदर हल्के हैं उनको शायद ज्यादा मालूम हो। लेकिन जो मैं और आप महसूस कर रहे हैं वो तो यही है कि इस वक्त जो भी IMF की नई डील होगी, उस IMF की डील के बाद महंगाई का एक नया तूफान आएगा। ऑलरेडी महंगाई कहाँ पे है, तो ऐसी सूरत में जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त इक़्तिदार में, वो किसी सूरत भी इलेक्शन लड़ने के माहौल में नहीं जा सकती। ये बात तो अपनी जगह पे तय है, और यही वो शायद सूरत है जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि इंतखाबात में हुकूमत या उन तो लाल से काम लेगी। दूसरा आईनी प्रॉब्लम भी इसके अंदर है कि 2 असेंबलियों के इंतखाबात जो हैं वो अगर पहले हो जाते हैं और फिर आम इंतखाबात 6 महीने के बाद होते हैं, तो जाहिर है कि ये 2 जो असेंबलियां होंगी या ये जो 2 गवर्नमेंट्स होंगी, ये इन्फ्लुएंस करेंगी अगले इलेक्शंस को, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस को। और पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान जैसी यहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है कि जहाँ पे सब चीजें जो है वो फौरी तौर पर एक कानून और आइन के मुताबिक चल रही हो, स्मूथली चल रही हो, इलेक्शन पे इलेक्शन हो रहा हो, पैसे भी वाफिर मकदार में हो। तो ना तो पाकिस्तान के पास इस वक्त पैसे हैं, ना पाकिस्तान के मुआशी ऐसे हालात हैं, ना सियासी हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात हो। तो एक पूरा गोरख धंधा है जो कि तमाम एस्पेक्ट से देखा जाए तो इस वक्त जो है उसमें रियासत पाकिस्तान जो है फंस चुकी है। अब ऐसे में प्रायोरिटाइज करना होगा, तरजीह देनी होगी कि क्या आपने वाकई सिर्फ और सिर्फ मईशत को देखना है जो कि इस वक्त अर्जेंट है, वेंटिलेटर के ऊपर है, या फिर आपने जो है वो आपने सियासत को देखना है और रियासत को बचाना है। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, लेकिन जाहिर है कि आइन कहता है कि 90 दिन के इंतखाबात अंदर हो, तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा, मगर अनफॉर्चुनेटली उसमें तहरीक इंसाफ एक बड़ी स्टेक होल्डर तो है, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं है इस मामले के ऊपर। ठीक, शाइख उस्मानी साहब, एक ये बात भी कई जगहों पे, चैनल्स पे और उस पे सुन चुके हैं हम कि सदर मुमलिकत तारीख दे दें इंतखाबात की। क्या आइन के तहत सदर मुमलिकत ऐलान कर सकते हैं खुद से इंतखाबात? इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं तारीख दे दें? आज इलेक्शन कमीशन के बल्कि वकील ने भी कहा कि सदर साहब दे दें तारीख। देखिए मेरा नहीं ख्याल के जी आसमा आपके पास आता हूँ, शाइख उस्मानी सर। जी शाइख साहब। जी नहीं, सदर साहब के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो डेट कोई अनाउंस कर सके, क्योंकि आइन बड़ा क्लियर है कि सदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और वो बगैर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के कोई काम कर नहीं सकते। अगर वो इस किस्म की कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो उस पर प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके अपने जॉब पे प्रॉब्लम हो सकते हैं,
गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो मेरे ख्याल में ये तो मुनासिब नहीं होगा सदर साहब के लिए करने के लिए। तो बासूरत ये अपनी जगह पर है कि जो आपने पहले सवाल पूछा था कि इलेक्शन तो होने चाहिए सब एक साथ, क्योंकि अगर एक प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन अलग होते हैं और नेशनल असेंबली के इलेक्शन अलग होते हैं और दोनों की मियाद जो मुकर्रर है वो अलग अलग बाद में ख़त्म होती है और ये पहले ख़त्म हो जाती है, तो उससे कंफ्यूजन और क्योस होता है। इसके लिए ज़रूरी ये था, जो कि एक डेमोक्रेसी में होता है, कि पार्टी इकट्ठा मिल करके एक फैसला करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कॉन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड है पॉलिटिक्स में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और उसकी वजह से कोई फैसले पार्टीज मिल मिला के नहीं कर सकते और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिस तरह अभी ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। जहाँ तक मेरी नज़र में मैं जो देख रहा हूँ कि जहाँ फेडरल गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि वो प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस करें जब तक कि दोनों इलेक्शन साथ ना हो। वो कब होंगे ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका इरादा नहीं है और मेरे ख्याल में वो हर एक तरकीब इस्तेमाल करेंगे कि वो इलेक्शन डिले हो। अच्छा आसमा, ये शाइक उस्मानी साहब ने वैसे 2-3 ऐसे पॉइंट्स वो किए, वो आपने भी रेज किए थे। उन्होंने एग्री किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल केओस क्रिएट हो सकता है अगर अलग अलग इंतखाबात हों, लेकिन इमरान खान साहब इस बात को मानने के और सोचने के लिए ऑब्वियसली नहीं तैयार। वो हर सूरत 90 रोज़ के अंदर अंदर दोनों सूबों में इंतखाबात चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं वो ज़रा एग्रेसिव होकर रोल अदा करें। और शायद कुछ हमने ये भी सुना कि वो हो सकता है कि ज़्यादा उन पर इमरान खान की जानिब से अगर प्रेशर आए तो वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं। और शाइक उस्मानी साहब ने तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग सदर साहब जो हैं वो कुछ ज़्यादा इसके लिए रिकन्सिलिएशन की कोशिशें तो कर सकते हैं, पार्टियों को बिठा दें, लेकिन आईनी तौर पर वो ये नहीं कर सकते। तो इस वक्त आप समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी साहब भी दबाव में होंगे अपनी पार्टी की जानिब से भी और अदरवाइज भी बतौर सदर भी? जी बिल्कुल, उनके ऊपर बहुत दबाव है और आपको भी पता होगा कि कुछ अर्सा पहले उनकी इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई थी, जिसमें वो चाहते थे कि उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करवाई जाए और चूंकि इससे पहले जो बातें हुई थी उस पर इमरान खान साहब जो है वो सदर अलवी को काफी एम्बैरेसमेंट उसके ऊपर सुनने को मिली, तो इसलिए वो उस मामले के ऊपर आगे नहीं बढ़ सके थे। उसके ऊपर उनके इख्तलाफात भी हुए जो कि रिपोर्ट भी हो चुके हैं। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि अगर आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका आर्टिकल 51 या 2 जो है, अगर वो ये कहता है कि सदर साहब स्केड्यूल का ऐलान कर सकते हैं, जिसका दबाव उनके ऊपर इस वक्त पीटीआई की तरफ से है, तो वो ऐसा खुद नहीं कर सकते। वो उनके ऊपर वो बाइंडिंग है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुशावरत के साथ कोई फैसला ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनको बैठना सदर मुमलिकत करेंगे और ये सब इख्तियार अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, इसके अलावा किसी और के पास नहीं है। ना ये सुप्रीम कोर्ट के पास है ये इख्तियार, ये भी बिल्कुल मेरा ख्याल है शाइक उस्मानी साहब तो इस पर बहुत कैटेगोरिकल बता सकते हैं। ना जो मेरा इल्म है, ना उनके पास इसका इख्तियार है, ना इसका इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास है, ना किसी और के पास है। ये इख्तियार अब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है कि वो इंतखाबात के नकाद के लिए अपना किरदार सारी चीजों को देख के क्या अदा करते हैं। उनको ये देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एहलकार देने से इनकार कर दिया है, उनको ये देखना है कि फौज ने इलेक्शन कराने के में जो मुआवनत थी उससे भी इनकार कर दिया है, उनको ये भी देखना है कि वजारत खजाना ने उनका जो उनका एक वो था अमाउंट थी जो उनको चाहिए थी रकम, उसके अंदर भी कटौती लगा दी है। तो ये सब चीजें जो है अब इलेक्शन कमीशन को देखना है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इदारा है, वो पाकिस्तान में मौजूद है और एक बहुत ऑनेस्ट शख्स जो है वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर से निकलने के लिए पाकिस्तान की सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में गया या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना जो इख्तियार है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए और आईनी मुस्तकबिल के लिए कुछ खुशाइन बात होगी। शाइक उस्मानी साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने कुछ बड़े अहम रिमार्क्स दिए। एक तो ये कि जी जो इस वक्त पार्लिमान है वो जो कानून साजी हो रही है, आधी पार्लिमान है, कानून साजी भी मुतनाज़ा है। साथ में वो ये भी कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं वो कोई आम रहनुमा नहीं है, उन्हें हुकूमत छोड़ने के बाद भी अवाम की पुष्पनाही जो है
वो हासिल है। तो सर ये मुअज़्ज़ज़ जज साहब के रिमार्क्स हैं, लेकिन क्या एक पॉलिटिकल फिगर के बारे में ऐसा रिमार्क देना जो है वो क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है, हो सकता है, दे सकते हैं ऐसे रिमार्क्स वो? जी, मेरे ओपिनियन में तो मेरे ख्याल में ये जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़े नामुनासिब थे। ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है इस किस्म के रिमार्क्स पास करना। चीफ जस्टिस का ताल्लुक नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। उनके सामने तो या एक प्लेंटिफ होता है या डिफेंडेंट होता है, एक पिटिशनर होता है या रिस्पोंडेंट होता है। आपको मालूम है कोर्ट में तो नाम भी नहीं लिया जाता कि कौन प्लेंटिफ है कौन डिफेंडेंट है। और वो कहना कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है, मेरे ख्याल में ये नामुनासिब रिमार्क था चीफ जस्टिस साहब का। उनको ये रिमार्क नहीं देना चाहिए था। अगर उन्होंने दिया है तो मेरे ख्याल में उनको उसका अदाला करना चाहिए। ठीक सर, आखिरी सवाल आपसे उस्मानी साहब के इमरान खान साहब के 2-3 केसेस हैं, तोशा खाना केस है, फिर ममनुआ फंडिंग केस है, फिर उनकी जो मुबैना बेटी है वो तो लार्जर बेंच भी बन गया है। ये तीनों केसेस में आपकी नज़र में मतलब कोई है वेटेज है, उसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इमरान खान साहब के लिए? जी यकीनन मुश्किलात तो यकीनन पेश हो सकती हैं। जहाँ तक कि फॉरेन फंडिंग केस है उसमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश हो सकती हैं, क्योंकि उसके लिए कानून बहुत सख्त है और वो तकरीबन लगता तो ऐसे ही है कि फॉरेन फंडिंग जो हुई है वो कानून के खिलाफ हुई है। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पीटीआई के वकला जो हैं कोशिश यही करते हैं किसी न किसी तरीके से इसमें डिले हो और इसका फैसला नहीं हो। ये तो एक ऐसा केस है जिसमें कि उनकी पार्टी डिस्क्वालीफाई हो सकती है, इलेक्शन सिंबल खत्म हो सकते हैं, उनकी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। जहाँ तक कि दूसरी बात आपने बताया उनकी जो मुबैना बेटी का मामला है, वो जो केस चल रहा है वो जहाँ तक ये हो सकता है कि उस पर ये कहा जाए कि उन्होंने एक गलत बयानी की। अगर वो उनकी बेटी है, अगर वो कहते हैं कि अगर वो खड़े होकर कोर्ट में कह देते हैं या एक हलफनामा पेश कर देते हैं कि वो मेरी बेटी नहीं है तो मामला खत्म हो जाएगा। उनको कोई उस पर डिस्प्यूट तो नहीं हो सकेगा ना, वो कह सकते हैं कि लेकिन शायद उस्मानी साहब फिर जो डॉक्यूमेंट्स इस केस में जमा हुए हैं कि यूएस कोर्ट ये फैसला कर चुकी है, वो डॉक्यूमेंट मौजूद है। फिर जमायमा साहिबा जब उनकी गार्जियन बनी वो तस्वीर वगैरह उनकी फैमिली और उनके साथ भी मौजूद है। क्या ये क्रेडिबल एविडेंस के तौर पर कोर्ट इसको ले सकती है इन चीज़ों को? नहीं जी, देखिए एक बच्चा या बच्ची आपका बच्चा है या नहीं है ये तो सिर्फ वालिदैन ही कह सकते हैं ना, दूसरा तो नहीं कह सकता। आप 1000 एविडेंसेस ले आए वो एक अलग चीज है, उसके लिए आप डैमेजेस का सूट फाइट करें, जो मर्जी करें। लेकिन जहाँ तक कि ये जो इलेक्शन का मामला जो है इस मामले में अगर वो खड़े होकर कह सकते हैं कि नहीं मेरी बेटी नहीं है, मैं तो नहीं मानता, बात खत्म हो गई। मतलब तो बड़ी कोई इतनी ऐसी चीज नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये कि कहाँ तक वो कर सकते हैं ये ऐसी बात, ये तो मॉरल चीज है, इसमें कोई लीगल चीज नहीं। ठीक, शाइक उस्मानी साहब, आसमा शिराजी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मानी साहब ने बड़ी अहम बात की कि ऑल इमरान खान हैज़ टू डू कि कोर्ट में जाएं और कहें कि टेरन वाइट जो है वो मेरी बेटी नहीं है, तो वो केस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता कई रोज से इमरान खान और सदर आरिफ अलवी के दरमियान भी मामलात में तनाव की अफवाहें गर्दिश में हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि आरिफ अलवी मुस्ताफ़ी होने के लिए भी तैयार हैं। गो के आज सदर आरिफ अलवी ने जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात भी की, जिसमें बज़ाहिर इलेक्शन में ताख़ीर से मुतालिक दोनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी को 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने के लिए ज्यादा जारहाना किरदार अदा करना चाहिए। आज भी सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के ताल्लुकात से मुतालिक जावेद चौधरी का कॉलम इंतहाई अहम है। जब सदर की जानिब से इमरान खान और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 2 मुलाकातों और दोनों में इमरान खान के मौक़िफ़ के बायस आरिफ अलवी को मायूसी और सुबकी का सामना है, उसका तस्करा मौजूद है। दूसरी जानिब हुकूमत की रुखसती के बाद से साबिक हुक्मरान जमात की सियासत मुश्किलात का शिकार दिख रही है। माजी करीब में ही तहरीक इंसाफ के नाराज रुकन फैसल वाडा ने पार्टी के चंद एक साथियों को साम करार देते हुए इमरान खान को उनसे मोहतात रहने का मशवरा दिया था, जिसके बाद अब पीटीआई के लिए बज़ाहिर सबसे ज्यादा सऊबतें और तकालीफ बर्दाश्त करने वाले डॉक्टर शहबाज गिल भी शदीद नाराज दिखाई दे रहे हैं। आस्तीन हो या आस्तीन के न्योले हों,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूर है अभी वक्त पार्टी पे बुरा है, इस वक्त को गुजार लेते हैं। जब पार्टी पे अच्छा वक्त आएगा तो एक एक को अवाम के सामने लाके जूते पड़वाऊंगा। जो हमारे सो कॉल्ड पार्टी के वारिस हैं, उन्होंने कहा जी ये तो पैराशूटर है, ये कहां से आ गया। गिरफ्तारियां तो बहुत हुई, पर्चे भी बहुत हुए। वैसी किस्म का जो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ आपको, वो तशद्दुद सिर्फ शहबाज गिल पे। वाहिद हूं पीटीआई में जिसने पीटीआई की हुकूमत में आप सबके सामने हाईकोर्ट में केस भुगते, मुंह पे स्याही डलवाई, अंडे खाए, जूते मारे गए। मुझे मेरी अपनी हुकूमत, मेरा अपना चीफ मिनिस्टर, मेरी अपनी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकी तब। क्यों? क्योंकि मैं मिडिल क्लास से था। अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं, कहते पार्टी छोड़ रहा है। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, और आवाज बुलंद करता हूं कि पार्टी के लोग मुकदमे नहीं करते, कहते हैं जी पार्टी पे तनकीद कर रहा है। शहबाज गिल की पार्टी से शिकायत अब यकीनन जायज दिख रही हैं, जिसकी एक मिसाल आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखी। जब असद उमर और फवाद चौधरी के बाद जब शहबाज गिल की बारी आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो दोनों सीनियर रहनुमा उनको अकेला छोड़कर चलते बने। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी ये इंकशाफ किया, बल्कि दावा किया कि पीटीआई के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला केपी परवेज खटक आने वाले इलेक्शन जो है वो किसी और पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है उनका ये दावा, तो पीटीआई के लिए पख्तूनख्वा में एक बड़ा धचका होगा। पीटीआई के अंदरूनी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान। बहुत शुक्रिया। बाकी मामलात पे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आज जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा, उनकी मुलाकात रही जनरल बाजवा साहब से कि जी उनका दावा ये है कि अगर तरीके उनके बकौल जनरल बाजवा ये समझते थे कि अगर तरीके इंसाफ मजीद रहती तो मुल्क टूट सकता था। ये बड़े संगीन ऐसा वो है दावा, तो इस पर पीटीआई की क्या पोजीशन है। दूसरा ये कि उनकी मुलाकातें रहीं इमरान खान साहब की, जनरल बाजवा साहब से भी 2 मुलाकातें, अब तो ये खुल के आ चुका है। तो इस पर इस वक्त पार्टी लाइन क्या है, क्या आप इसका जवाब देंगे नहीं देंगे जावेद चौधरी साहब को जो उन्होंने लिखा है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, मैं तो इसको इस तरह से लूंगा, पता नहीं चौधरी साहब ने किस तनाजर में ये बात की है, क्यों इस तरह लिखा है। मैं तो सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं करूंगा, मैं तो आपको वो जवाब दूंगा जो शायद आपको कोई और ना दे। मैं तो ये कहूंगा कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इवन अगर मियां नवाज शरीफ जो हमारे बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं, या आसिफ अली जरदारी, उनकी सियासत से 100 इख्तिलाफ, लेकिन कोई भी इन सियासतदानों में से कोई ऐसा नहीं है जो खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ेगा। तो इमरान खान साहब तो वो शख्सियत हैं जिनकी सारी जिंदगी पाकिस्तान की मोहब्बत और खिदमत में गुजरी है। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, हमारी गवर्नेंस में 100 खामियां भी होंगी, हम मसले भी होंगे, कुछ काम हमने अच्छे किए होंगे, कुछ गलत भी हो गए होंगे, लेकिन ये कहना कि ऐसी कोई बात है, मैं नहीं समझता। ये बिल्कुल एक खाम ख्याली ही है, क्योंकि इमरान खान साहब तो फ्रॉम नहीं, अली साहब ये हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट उसका ये हो को इनकी गलतियों से, जिस तरह से हुकूमत ये कर रहे हैं उससे इस तरफ बात जाए। और दूसरा ये कि देखिए, परसों आमिर डोगर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी अगर डिस्क्वालीफाई हो जाए खान साहब तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट भी सकता है। तो ये बातें तो आपके लोग खुद भी कर रहे हैं ना। देखें, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोड़ा है, ता क़यामत रहेगा, इसी तरह अल्लाह ने इस मुल्क को कलमा दिया है, कलमे के नाम पे बना है। तो मुल्क तो टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे जब तक क़यामत कायम नहीं होती। इस पे इतना पक्का ईमान है जितना हमारा इस बात पे है कि अल्लाह एक है, कि इंशाअल्लाह ता क़यामत ये मुल्क रहेगा। हाँ, इसको हमने बेहतर करना है, और उसके लिए देखें, इमरान खान साहब की मुझे एक बात आज आपके इस प्रोग्राम में बड़ी रेलेवेंट है। 2018 में जब मैं काबीना का हिस्सा बना तो तीसरी चौथी कोई पता नहीं मीटिंग थी, 18 की ही बात मैं आपको कर रहा हूँ। 2018 में जब कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई तो इमरान खान साहब ने सरकारी अफसरान, जब एजेंडा खत्म हुआ, उनको कहा कि आप तशरीफ ले जाएं, मैंने अपने काबीना के मेंबर से कोई बात करनी है। और उन्होंने क्लोज डोर में हमें एक बात की, उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, हम सबको एड्रेस किया कैबिनेट मेंबर्स को कि मैं सियासत करने नहीं, मैं मुल्क बचाने आया हूँ, मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों में से किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने उसको साबित किया कि उन्होंने दिन रात एक किए। कितनी कामयाबी मिली वो तारीख उसका फैसला करेगी।
लेकिन आज और उस डेट में अगर आप 8-9 महीने पीछे चले जाएं, 6 की जीडीपी पे मुल्क तरक्की कर रहा था, डॉलर आपको 200 के नीचे था, पेट्रोल 200 के नीचे था, और अल्लाह ताला के करम से 17 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे बैठे हुए थे, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था, इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अब सारा कुछ रिवर्स हो रहा है, तो नुकसान तो मियां साहब के दौर में ज्यादा हुआ है। नहीं, लेकिन हमारे दौर में तो पे एक थी। चीज है ना, जब आपने आईएमएफ से जो मुआहदा किया और आप हुकूमत खत्म करते हुए वो जो पीडीएम कहती है लैंड माइंस छोड़ गए, सब्सिडीज आपने देनी शुरू कर दी तेल, डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर, तो एक तरफ मुआहदा कुछ और किया और करके आप कुछ और गए, तो उससे तो डिस्टेबिलिटी आनी थी ना। नहीं, देखें, अगर डिस्टेबिलिटी आ रही थी तो फिर वो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ क्यों जा रहे थे? देखें, हमारे दौर में $125 पर बैरल मेरे ख्याल में आखिरी कोई मिल रहा था हमें पेट्रोल, और हम आपको पेट्रोल जो है तकरीबन 149 से ₹1 कम पे आपको दे रहे थे, 125 का लेके। अब मियां साहब के दौर में 85 का लेके आपको 250 का दे रहे हैं। तो आप बताएं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो हमारे दौर में बेहतर थे। देखें, आपकी लेकिन इसी ने तो तबाही किया ना कि आप 150 का लेके 125 का अली साहब अगर दे रहे थे तो उस मुल्की खजाने पर जितना बोझ पड़ा। चले खैर, इस पर बात करते हैं। लेकिन अली साहब, ये जो इंतखाबात का मामला है, 90 रोज के अंदर अंदर अगर अदलिया ये फैसला करती है कि नहीं, देखें ना सिक्योरिटी है, जीएचक्यू ने भी कह दिया है, आईजी पंजाब ने भी कह दिया, ना पैसे हैं, हुकूमत ने कह दिया कि अब इतने पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में फिर क्या करेगी पीटीआई? अगर अदालत ये कहती है कि वो है ही नहीं, मामला कुछ भी नहीं है, हालात ऐसे हैं, तो टाइम पर इलेक्शन होंगे, एक ही वक्त होंगे मुल्क में, पीटीआई क्या करेगी फिर? हम अदालत में जाएंगे, आईन के मुताबिक सारे काम होने चाहिए। आईन अगर कहता है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करें तो करें। 85 वज़रा की तनख्वाह के लिए पैसे हैं, लेकिन इलेक्शन के लिए नहीं। आईन में या फिर तरमीम कर दें। सर, वो 85 में तो हुकूमत का दावा ये है कि 40-45 तनख्वाह ही नहीं ले रहे ना। नहीं, मैं आपको सिर्फ प्रायोरिटीज बता रहा हूँ ना, कि आप खुश करने के लिए 85 नहीं, प्रायोरिटीज तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू अली साहब। एक चीज पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये जो 85 का फिगर है, दिस इज एब्सोल्युटली एबनॉर्मल। उसकी वजह यह है कि इस एक तरफ हम रो रहे हैं कि पैसे नहीं है, दूसरी जानिब ये अवाम में मैसेज ऐसा जा रहा है कि हुकूमत को परवाही नहीं है, रोजाना 7 ऐसे पीएम्स आप बढ़ा देते हैं। मेरी बात सुने, हमारा मुल्क बड़ा जो है अल्लाह ताला का इस पे साया है, बड़ा मजबूत मुल्क है। इकोनॉमिकली हमारे मसले मसाइल हैं, टेररिज्म के भी इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन हम केपेबल हैं। हमारी फौज ने, हमारे काउंटर टेररिज्म के इदारों ने इस दहशतगर्दी का माजी में मुकाबला किया, शिकस्त भी दी है, मुश्किल हालात में इलेक्शन भी किए हैं। 2013 का इलेक्शन तो बहुत बड़ा चैलेंज था, 2008 का भी था, लेकिन 13 का तो बहुत बड़ा चैलेंज था। दहशतगर्दी के साये में इलेक्शन हुआ, अल्लाह के करम से हुआ। हमारे इदारे इसके केपेबल हैं कि हालात में जो इस वक्त हैं इसमें आप इलेक्शन कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन या जो बात आई है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काबीना का हिस्सा है, और वो जाहिर है, जो अगर शहबाज साहब को लगता है कि अवाम अभी उनके फेवर में नहीं है, तो शहबाज साहब ने जाहिर है कोई ना कोई तोजी तो पीडीएम की हुकूमत ने बनानी है, तो उन्होंने ये आपको कह दिया कि जनाब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आईन के मुताबिक जो है इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, और आईन के मुताबिक जिन इदारों का जो काम है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा अली साहब, टाइम कम है हमारे पास कि आपकी पार्टी में ये जो पहले फैसल वार्डर साहब चले गए, अब जो शहबाज गिल साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो गिलामंद है कि सबसे ज्यादा मुसीबतें और जेल मैंने काटी, लेकिन मेरे साथ तो पेशी पर आने के लिए नहीं तैयार हो। जब मैं ये गिले शिकवे करता हूं तो कहते हैं ये पार्टी छोड़ रहा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शहबाज गिल ने बात करना शुरू की, फवाद चौधरी और असद उमर जो हैं वो उनको इसी तरह छोड़ के चले गए। ये बात तो ठीक है कि कुर्बानियां उन्होंने दी हैं और ही डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट। शहबाज गिल जो हैं पढ़े लिखे आदमी हैं और एजुकेटेड आदमी हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और जो है उन्होंने कोई पर्क्स, प्रिविलेजेस, कोई एक्स्ट्रा, कोई फेवर्स कुछ नहीं लिया। इमरान खान साहब के साथ वो कमिटेड रहे, मुश्किलात का शिकार रहे, और मुझे अफसोस है कि जिस तरह वो ट्रीट हुए हैं, नहीं, मेरा ख्याल है कि वो कभी भी इमरान खान साहब को छोड़ के नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब वो मेरे ख्याल में अगर वो जाएंगे तो मुल्क छोड़ के जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब को छोड़ के मेरा नहीं ख्याल वो जाएंगे। क्यों जाएंगे? मुल्क भी छोड़ के नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। मुश्किल से वो गुजरे हैं, तो तलखी आना, नौजवान आदमी है, आना एक फितरी अमल है, लेकिन इंशाल्लाह वो केपेबल आदमी है। आई होप इंशाल्लाह वो उसको, इस चीज को ओवरकम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आप प्रोग्राम पर फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए।